प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से करीब 7.5 घंटे बाद अमेरिका की राजधानी वॉशिंगटन डीसी पहुंचने वाले हैं। अमेरिका में प्रधानमंत्री का बेहद बिजी शेड्यूल है, पावर पैक बैठकें हैं। प्रधानमंत्री के अमेरिका पहुंचने से पहले ही हमारे पास खबर आ गई है। पीएम मोदी अमेरिका में कितने वर्ल्ड लीडर से मिलने वाले हैं, किन टॉप कंपनीज के सीईओ से उनकी मुलाकात होनी है। इस बार प्रधानमंत्री के दौरे पर पूरी दुनिया की नजर है। इस दौरे से नया वर्ल्ड ऑर्डर सेट हो सकता है। पीएम के इस बेहद अहम दौरे की कवरेज के लिए हमारे सीनियर एडिटर देवेंद्र पराशर अमेरिका पहुंच चुके हैं। वॉशिंगटन से उन्होंने प्रधानमंत्री की इस दौरे पर डिटेल रिपोर्ट भेजी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पावर पैक्ड अमेरिका दौरा शुरू हो चुका है। इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के लिहाज से यह प्राइम मिनिस्टर की सबसे अहम और बेहद बिजी यूएस विजिट है। अमेरिका पहुंचने के साथ ही प्रधानमंत्री की बाइलेटरल और मल्टीलेटरल बैठकें शुरू हो जाएंगी। 22 सितंबर को प्रधानमंत्री मोदी कोविड-19 पर ग्लोबल समिट में शामिल होंगे। 23 सितंबर को पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन से मुलाकात करेंगे। उसी दिन मोदी जापान के पीएम योशिहिडे सुगा से भी मिलेंगे। इसी दिन पीएम मोदी ऑस्ट्रेलिया और जापान के साथ बिजनेस पर बातचीत करेंगे। 23 सितंबर को ही प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका की बड़ी कंपनियों के अधिकारियों से भी मिलेंगे। इस मीटिंग में एप्पल के सीईओ टिम कुक भी शामिल होंगे। 23 सितंबर की शाम को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन व्हाइट हाउस में गाला डिनर दे रहे हैं। इस गाला डिनर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी आमंत्रित हैं। इस डिनर के दौरान अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात तय है। हम सभी जानते हैं कि कमला हैरिस अमेरिका की पहली महिला और अश्वेत उपराष्ट्रपति हैं जो कि भारतीय मूल की हैं। अमेरिका का ये दौरा प्रधानमंत्री मोदी और इंडिया के लिए बहुत बड़ा मौका है। ग्लोबल लीडरशिप एक क्राइसिस के दौर से गुजर रही है। ऐसे में भारत के पास मौका है खुद को सबसे कद्दावर देश और दुनिया के गार्जियन के तौर पर स्थापित करने का। इसकी वजह भी समझिए। अफगानिस्तान में हार और कोविड की मार से अमेरिका पस्त है। तानाशाह चीन को दुनिया वर्ल्ड लीडर मानने को तैयार नहीं। रशिया के पास पुरानी पावर नहीं कि वो दुनिया को लीड कर सके। यूरोपीय संघ 21वीं सदी में दुनिया का नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं। इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी इमर्जिंग इकोनॉमी है। इस वक्त कोरोना से उभरते हुए भारत के विकास दर ने अपनी रफ्तार पकड़ ली है। दुनिया के सामने चाहे कोरोना का संकट हो, अफगानिस्तान का, आतंकवाद का, क्लाइमेट चेंज का, इन सारे मसलों ने जो समस्याएं खड़ी की हैं उनसे निपटने की क्षमता भारत में ही है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ के साथ अमेरिका का दौरा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे का सबसे अहम दिन है 24 सितंबर। इस दिन प्राइम मिनिस्टर की बैक टू बैक इंपॉर्टेंट बैठकें होने वाली हैं। 24 सितंबर को प्राइम मिनिस्टर मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की पहली 1-to-1 मीटिंग होगी। इस मीटिंग में दोनों नेता भारत और अमेरिका की व्यापक सामरिक साझेदारी को मजबूत करने पर बात करेंगे। मोदी और बाइडेन की इस मीटिंग का सबसे अहम एजेंडा होगा टेरर और अफगानिस्तान। अफगानिस्तान से निकलने के बाद आज अमेरिका को भारत की सख्त जरूरत है। संयुक्त राष्ट्र में अपने भाषण में भी जो बाइडेन ने कहा था कि आतंकवाद और अफगानिस्तान के मसले पर अमेरिका अपने साझीदारों के साथ मिलकर काम करेगा। भारत इस क्षेत्र में अमेरिका का सबसे बड़ा पार्टनर है। We know how to build effective partnerships to dismantle terrorist networks by targeting their financing and support systems, countering their propaganda, preventing their travel, as well as disrupting imminent attacks. We'll meet terrorist threats that arise today and in the future with a full range of tools available to us, including working in cooperation with local partners so that we need not be so reliant on large-scale military deployments. तालिबान की जीत के बाद अफगानिस्तान एक बार फिर से आतंकवादी संगठनों का अड्डा न बन जाए, यह खतरा दुनिया के सामने मंडराने लगा है। साउथ एशिया के देशों में सिर्फ भारत ही ऐसा है जिसके पास इस समस्या से निपटने के लिए क्षमता और मंशा दोनों ही है। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पीएम मोदी को व्हाइट हाउस में आमंत्रित किया है। दोनों नेता कोरोना और क्लाइमेट चेंज के अलावा अफगानिस्तान और चीन पर भी चर्चा करने वाले हैं। जो बाइडेन और पीएम मोदी की ये मीटिंग इसलिए और भी अहम हो गई है क्योंकि पाकिस्तान तालिबान को मान्यता दिलाने के लिए पूरी ताकत लगा रहा है।
वो चाहता है कि तालिबान पर लगे प्रतिबंध हटा लिए जाएं और उसे संयुक्त राष्ट्र में भी मान्यता मिल जाए, मगर तालिबान ने दोहा समझौते के तहत किए गए वादे अब तक नहीं निभाए हैं। तालिबान पर दुनिया को क्या स्टैंड लेना चाहिए, ये बात प्रधानमंत्री मोदी ने 17 सितंबर को ही बताई थी। अफगानिस्तान में सत्ता परिवर्तन इंक्लूसिव नहीं है और बिना नेगोशिएशन के हुआ है। इससे नई व्यवस्था की स्वीकार्यता पर सवाल उठते हैं। महिलाओं तथा अल्पसंख्यकों सहित अफगान समाज के सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व भी महत्वपूर्ण है और इसलिए यह आवश्यक है कि नई व्यवस्था की मान्यता पर फैसला ग्लोबल कम्युनिटी सोच समझकर और सामूहिक तरह से ले। इस मुद्दे पर भारत संयुक्त राष्ट्र की केंद्रीय भूमिका का समर्थन करता है। तालिबान की जीत से फूला नहीं समा रहा पाकिस्तान अब हर मंच पर उसे जगह दिलाना चाहता है। संयुक्त राष्ट्र पहुंचे पाकिस्तान के विदेश मंत्री इस वक्त अपने देश से ज्यादा तालिबान की बात कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन तो बज़ाहिर अंडर कंट्रोल दिखाई दे रही है, लेकिन जो वहाँ से इनखला है उसकी वजूहात और हो सकती हैं। फ़र्ज़ कीजिए कि वहाँ खुराक की किल्लत हो जाए, फ़र्ज़ कीजिए कि वहाँ कोविड-19 का जो स्प्रेड है उसमें यकदम इजाफा हो जाए, तो वो भी इनखला का बायस बन सकता है। तो इस वक्त तक तो इनखला नहीं है ज़्यादा, और जो हम एक मैस एक्सोडस हम समझ रहे थे कि होगा, खुदा का करम है ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अगर कोई ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस वहाँ जन्म लेता है तो उसको रूल आउट नहीं कर सकते। इसलिए आज वक्त है कि ऐसे इक़दाम लिए जाएं, वहाँ ऐसी सहूलतें बहम पहुँचाई जाएं कि वो नौबत ना आए। न्यूयॉर्क में अपनी तालिबान समर्थन वाली मुहिम के तहत पाकिस्तान ने एक शातिर चाल चली। उसने सार्क के विदेश मंत्रियों की मीटिंग में तालिबान के आतंकी मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी को शामिल कराने की कोशिश की थी। 25 सितंबर को न्यूयॉर्क में सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक होनी थी। पाकिस्तान ने जिद किया कि इसमें तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी को भी शामिल किया जाए, लेकिन भारत समेत ज्यादातर सार्क देशों ने इसका विरोध किया। इसके बाद सार्क देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक रद्द कर दी गई। पाकिस्तान के साथ साथ कतर भी तालिबान की आतंकवादी कैबिनेट पर दुनिया की मोहर लगवाने के लिए जी जान से जुटा है। कतर के अमीर ने यूएन में अपील की कि दुनिया को तालिबान से दूरी नहीं बनानी चाहिए। وتؤكد دولة قطر على موقفها الثابت। कतर की रियासत अफगानिस्तान के अपने बिरादरान की सुरक्षा और स्थिरता के लिए, मानव अधिकारों के सम्मान के लिए, आतंकवाद से लड़ने के लिए और एक व्यापक राजनीतिक समाधान के लिए अपने वादे पर कायम है। हम यहाँ जोर देकर ये कहना चाहते हैं कि इस अहम मोड़ पर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को राजनीतिक विरोध से परे हटकर अफगानिस्तान की मानवीय मदद करते रहना चाहिए। हम यहाँ ये भी कहना चाहते हैं कि तालिबान से बातचीत जारी रहनी चाहिए, क्योंकि बहिष्कार से केवल ध्रुवीकरण और पलटवार होगा, वही बातचीत से अच्छे नतीजे निकल सकते हैं। पाकिस्तान की कोशिश है कि किसी तरह से दुनिया तालिबान को मान्यता दे दे, इसलिए पाकिस्तान ने सार्क विदेश मंत्रियों की बैठक में अफगानिस्तान को भी शामिल कराने की कोशिश की थी। खुद तालिबान ने भी यूएन में सुहेल शाहीन को अपना प्रतिनिधि भेजकर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश की थी, लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि जब तक तालिबान अपने वायदे को पूरा नहीं करता, उसे मान्यता नहीं दी जा सकती है। तालिबान को लेकर इंडिया के इस स्टैंड ने पीएम मोदी की अमेरिका यात्रा को अहम बना दिया है। आज अमेरिका को भी साउथ और सेंट्रल एशिया में भारत जैसे भरोसेमंद पार्टनर की जरूरत है, क्योंकि अफगानिस्तान में तालिबान राज की वापसी का मतलब है साउथ एशिया और पूरी दुनिया के लिए खतरा। अफगानिस्तान में अस्थिरता और कट्टरवाद बना रहेगा तो इससे पूरे विश्व में आतंकवादी और एक्सट्रीमिस्ट विचारधाराओं को बढ़ावा मिलेगा। अन्य उग्रवादी समूहों को हिंसा के माध्यम से
सत्ता पाने का प्रोत्साहन भी मिल सकता है। हम सभी देश पहले भी आतंकवाद से पीड़ित रहे हैं और इसलिए हमें मिलकर सुनिश्चित करना चाहिए कि अफगानिस्तान की धरती का उपयोग किसी भी देश में आतंकवाद फैलाने के लिए न हो। व्हाइट हाउस में प्राइम मिनिस्टर मोदी और प्रेसिडेंट जो बाइडेन के बीच 1-to-1 मुलाकात तो होगी ही, इसके अलावा दोनों नेता कोविड-19 ग्लोबल समिट, क्वाड लीडर्स के गाला डिनर और क्वाड लीडर्स शिखर सम्मेलन में भी साथ साथ शामिल होंगे। We have a big agenda to discuss today, starting with our partnership to advance our vision of a free and open Indo-Pacific. And this conversation that we're going to continue with Japan, India, and India on Friday, and the first in-person Quad leaders meeting. It's a historic event, and I think we're all looking forward to it. क्वाड समिट में प्रधानमंत्री मोदी, प्रेसिडेंट जो बाइडेन, जापान के प्रधानमंत्री योशिहिदे सुगा और ऑस्ट्रेलिया के पीएम स्कॉट मॉरिसन मिलकर इंडो पैसिफिक और दुनिया के अहम मसलों पर चर्चा करेंगे। क्वाड की मुख्य भूमिका चीन की बढ़ती दादागिरी से निपटने की है। व्हाइट हाउस में 24 सितंबर को होने वाले पहले क्वाड इन पर्सन शिखर सम्मेलन में 4 बड़े मुद्दों पर चर्चा होने वाली है। कोविड-19 का संकट, अफगानिस्तान का मसला, इंडो पैसिफिक रीजन फ्री और ओपन रहे इस चैलेंज को, और जलवायु परिवर्तन पे कैसे निपटा जाए। इन चारों ही मसलों पे भारत की भूमिका बहुत ज़्यादा अहम रहने वाली है। चाहे क्वाड का वैक्सीन डिप्लोमेसी हो या फिर चीन का चैलेंज, अमेरिका को आज भारत के साथ की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। पीएम का ये अमेरिका दौरा भारत के लिए अब तक का सबसे बड़ा मौका है, जिससे वो खुद को वर्ल्ड लीडर के तौर पर मजबूती से स्थापित कर सके। 24 सितंबर को मोदी बाइडेन की मुलाकात, क्वाड समिट और 25 सितंबर को संयुक्त राष्ट्र में प्रधानमंत्री का भाषण दुनिया को आगे चलने की राह दिखाने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रयागराज में महंत की मौत पर बहुत तीखे सवाल उठ रहे हैं। कई अखाड़ों ने सीबीआई जांच की मांग की है और अखाड़ों ने यह भी कहा है कि उन्होंने आनंद गिरी को लेकर महंत नरेंद्र गिरी को आगाह किया था। आनंद गिरी और आद्या तिवारी, जो इस केस में मुख्य आरोपी हैं, उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया, लेकिन सबसे बड़ा शक आनंद गिरी को लेकर ही है। आनंद गिरी की पूरी हिस्ट्री हमने निकाली है। इस रिपोर्ट को देखकर आप समझेंगे कि आनंद गिरी क्या चीज है और वो कैसे पिछले कुछ सालों से अपने गुरु और महंत नरेंद्र गिरी को चैलेंज कर रहा था। लंबा कद, बड़े बाल और फ्रेंच कट दाढ़ी, यानी आनंद गिरी। यह शख्स महंत नरेंद्र गिरी की मौत का सबसे बड़ा जिम्मेदार बताया जा रहा है। आनंद गिरी की पूरी कुंडली, लाइफस्टाइल की पूरी रंगबाजी और मठ से लेकर मंदिर तक उसके सारे ख्वाब, उसकी तमाम महत्वाकांक्षाएं आपको बताएंगे। साथ ही अपने गुरु यानी महंत नरेंद्र गिरी के साथ आनंद गिरी ने क्या साजिश रची, धोखेबाजी और फरेब समेत तमाम इल्जाम उस पर कैसे लगे, पूरी चार्जशीट अगले 10 मिनट तक आपकी स्क्रीन पर रहेगी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल इस वक्त यह है कि क्या महंत ने खुदकुशी की या उनका मर्डर हुआ। आपको क्या लग रहा है, सुसाइड है या हत्या है? हमको लग रहा है कि महाराज श्री तो इतने पढ़े लिखे थे नहीं, क्योंकि जब भी हमारी उनसे बात होती थी तो बोलते थे मैं तो 5 क्लास तक पढ़ा हूँ, तो इतना कानूनी लैंग्वेज के हिसाब से जो लिखा है उसमें वो नहीं लिख सकते थे। तो ये लिखवाया आपको लगता है? ऐसा उनका वो तो पक्का है कि वो नहीं लिख सकते थे। अब किसने लिखवाया, क्या इसकी फॉरेंसिक जांच होगी, उसके बाद ही पता लगेगा कि ये मैटर क्या है। इस वक्त सेंटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन में सबसे बड़ा नाम है आनंद गिरी का। आनंद गिरी उम्र 38 वर्ष, भीलवाड़ा राजस्थान का रहने वाला है। महंत नरेंद्र गिरी का शिष्य है और इस वक्त गिरफ्तार है। मुझे सुसाइड नोट ही नहीं लगता है, ये साजिश नोट है। ये साजिश नोट है क्योंकि मेरे मित्र थे वो, मैं उनको बहुत करीब से जानता था और वो साइन करना भी बहुत मुश्किल से जानते थे। उनको साइन भी बहुत मुश्किल से आता था और वो साइन में लिखते थे महंत नरेंद्र गिरी, ऐसा लिखते थे वो। तो इससे स्पष्ट होता था कि वो पढ़े लिखे नहीं थे। सुसाइड नोट में कुछ ऐसे वर्ड्स हैं, कुछ ऐसे लाइन्स हैं जो बहुत पढ़े लिखे लोगों के द्वारा लिखे गए हैं। तो नरेंद्र गिरी जी महाराज का सुसाइड नोट नहीं हो सकता है। मैं कल से मौन था, केवल देख रहा था। मैंने रात भर इस सुसाइड नोट को पढ़ा है। मैंने लगभग क्या हत्या का एंगल भी दिख रहा है इसमें? ये साजिश है और हत्या है इसकी।
फिलहाल यूपी पुलिस की एसआईटी इस केस को आत्महत्या मानकर चल रही है और इसमें खुदकुशी के लिए उकसाने और दबाव डालने वाली धाराएं आनंद गिरी पर ही लगी है। आनंद गिरी को अखाड़ा परिषद और साधु संतों के बीच छोटे महाराज के नाम से भी जाना जाता था, क्योंकि वो नरेंद्र गिरी के सबसे चहेते शागिर्दों में से एक था। आनंद गिरी बाघंबरी मठ के साथ प्रयागराज में बड़े हनुमान मंदिर के जरूरी काम भी देख रहा था। आस्था और अखाड़े की नजर से ये दोनों जगह साधु संतों के बीच बहुत अहमियत रखती है। आनंद गिरी ने बचपन से जवानी तक अपनी जिंदगी कैसे जी, अब वो समझिए। आनंद गिरी राजस्थान के भीलवाड़ा जिले की आसिम तहसील का रहने वाला है। उसके गांव का नाम है ब्राह्मण की सरेरी। 1994-95 में आनंद गिरी हरिद्वार आ गया था। तब उसकी उम्र 12 साल थी। इसके बाद वो नरेंद्र गिरी के संपर्क में आया और वर्ष 2000 में आनंद गिरी ने प्रयागराज में संन्यास लिया था। आनंद गिरी जब से महंत नरेंद्र गिरी के सानिध्य में आया, तब से साधु और शिष्य के तौर पर उसने बहुत तेजी से तरक्की की। इस समय आनंद गिरी की उम्र 38 साल है, यानी उसने 26 साल साधु संतों के साथ गुजारे हैं। आनंद गिरी वक्त के साथ नरेंद्र गिरी के काफी करीब आ गया था और इस तरह धीरे धीरे उसका कद बढ़ता गया। फिर बाद में नरेंद्र गिरी ने उसे मठ और मंदिर की कई बड़ी जिम्मेदारी दे दी। शुरू से सवाल उठने लगे थे कि महंत नरेंद्र गिरी आखिर आनंद गिरी पर इतने मेहरबान क्यों हैं? बातें बताई जा रही हैं, क्या आपको लगता है कोई साजिश हो सकती है इसमें? साजिश हमें लग रहा है अपने शिष्यों से व्यथित थे। वो शिष्य जो थे ये बड़े अच्छे तपस्वी संत थे और वो बहुत प्यार करते थे शिष्य को। जब कुछ चीज़ से ज़्यादा प्यार करो और वही धोखा करे या विश्वासघात करे तो उससे मन व्यथित हो जाता है। आप लोग यहाँ आते रहे होंगे। आनंद गिरी के बारे में जो बातें बताई जा रही हैं, उनका जो व्यक्तित्व था, वो जिस तरीके से लाइफस्टाइल में रहते थे, महंतों वाला संतों वाला कम से कम उनका चीज़ नहीं। ये पहले से हम लोगों को डाउट होता था कि गुरु जी इनके ऊपर क्यों विश्वास कर रहे हैं। स्वामी जी के लिए कभी कभी टोका टोकी होती थी, बैठते थे हम लोग बात में, साथ में भी बैठते थे, लेकिन ये होता था कि इनके ऊपर इतना विश्वास क्यों कर लिया। जांच अभी कहाँ तक पहुँची है, क्या अभी तक जानकारी मिली है? जो एसआईटी गठित है, जो जांच कर रही है, उसके बारे में कुछ बोल करके एसआईटी के मनोबल पर असर पड़ेगा कि नहीं, प्रभावित होगी नहीं जांच। उनको जांच करने दीजिए। जांच के माध्यम से हम पूरा सच बाहर निकाल करके लाएंगे। जो दोषी होंगे वो बचने नहीं पाएंगे। ये कल माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह करके गए, मैं भी आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। 21 साल पहले संन्यास लेने के बावजूद आनंद गिरी एक लग्जरी जिंदगी जी रहा था। उसकी लाइफस्टाइल किसी साधु संत से मेल नहीं खाती थी। इन तस्वीरों को देखिए और अंदाजा लगाइए कि आनंद गिरी की पर्सनैलिटी कैसी है, उसके शौक क्या है। ये मौज मस्ती और ऐश वाली जिंदगी जाहिर है वो मंदिर और मठ को आने वाले चढ़ावे के हिस्से से ही खर्च कर रहा था। छोटे महाराज की ये तस्वीरें मठ के प्रमुख महंत नरेंद्र गिरी तक भी पहुंच रही होंगी और वो देख रहे थे कि आनंद गिरी क्या गुल खिला रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो आनंद गिरी की जहनियत या उसके इरादों से वाकिफ नहीं थे। नरेंद्र गिरी के साथ आनंद गिरी का सबसे पहला विवाद साल 2013 और 14 के बीच हुआ था। बताया जाता है कि उस दौरान आनंद गिरी खुद को उनका उत्तराधिकारी बताने लगा था। तब आनंद गिरी ने अपनी अलग से एक संस्था गंगा सेवा संस्थान बना ली थी और माघ या कुंभ मेले में अपना अलग शिविर भी लगाने लगा था। नरेंद्र गिरी ने आनंद गिरी से कहा कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो। आनंद गिरी को लेकर नरेंद्र गिरी बहुत ज्यादा गुस्सा हुए थे। इसके बाद महंत नरेंद्र गिरी ने कहा था कि आनंद उनका उत्तराधिकारी नहीं है। उन्होंने साफ कर दिया कि आनंद सिर्फ उनका शिष्य है। इसके बाद बाघंबरी मठ में सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा। कम से कम ऊपर से तो ऐसा ही नजर आ रहा था। लेकिन 7 साल बीतने के बाद मठ में एक विवाद फिर उठा। महंत नरेंद्र गिरी और उनके शिष्य आनंद गिरी के बीच मई 2021 में दरार सामने आई। दोनों के बीच 40 करोड़ की जमीन बेचे जाने को लेकर मनमुटाव हुआ। तब आनंद गिरी को गुरु के खिलाफ साजिश रचने के आरोप में मठ से निकाल भी दिया गया। लेकिन 26 मई 2021 को गुरु और चेले के बीच में लखनऊ में मुलाकात हुई। आनंद गिरी ने बगैर किसी शर्त अपने गुरु से माफी मांग ली और गुरु ने भी आनंद गिरी को मठ में आने की इजाजत दे दी।
इसके बाद कहा गया कि दोनों के बीच कोई विवाद नहीं है, लेकिन आनंद गिरी कहते हैं कि मठ की प्रॉपर्टी पर कुछ लोगों की नजर रही है। इसीलिए नरेंद्र गिरी और आनंद गिरी के बीच रिश्ते को लेकर बहुत से सवाल हैं। क्या आनंद गिरी के टारगेट पर मठ की प्रॉपर्टी रही? क्या नरेंद्र गिरी की मौत के पीछे मठ की पॉलिटिक्स है? मठ को मिलने वाला करोड़ों का चंदा है? 100% साजिश है और इसकी उत्तर प्रदेश सरकार, केंद्र सरकार और यहाँ हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट के जस्टिस सभी हनुमान जी के प्रति श्रद्धा रखते थे। आज बहुत बड़ी क्षति हुई है धर्म की, बहुत बड़ी हानि हुई है धर्म की। मैं हाई कोर्ट से भी आग्रह करूंगा कि इसी की एक पैनल बने और हाई कोर्ट के नेतृत्व में भी एक जांच हो। इसमें पूरी हम लोग का पूरा अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा और आनंद अखाड़ा, चूंकि दोनों अखाड़े एक हैं और दोनों आचार्य हम लोग साथ हैं, तो इस पे बैठ के निर्णय होगा कि ये सब चीज़ है क्या। इस पे पूरी गहन छानबीन भी होगी और पूरा इस पे जो महाराज श्री ने कहा आचार्य जी ने कि हम लोग मांग करते हैं कि भाई CBI जांच हो, वो सब जांच के बाद ही निर्णय होगा। सुसाइड नोट में महंत नरेंद्र गिरी ने एक वीडियो का जिक्र किया है। सवाल है कि सीडी या वीडियो में कोई ऐसी बात थी जो महंत नरेंद्र गिरी को खुदकुशी करने पर मजबूर कर रही थी? आप बहुत करीब से उनको जानते थे, इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो अब तक जानकारी जो आ रही है उसमें जो आनंद गिरी की भूमिका आ रही है, जो हैंड राइटिंग कहा जा रहा है उनकी नहीं थी, उनको लिखने नहीं आता था, ये सब सारी चीजें के बारे में कोई जानकारी मिली है? जिम्मेदार पत्रकार हैं तो SIT इसीलिए गठित है कि वो जांच करे और जांच करके हर उस सच को बाहर लाए। बड़े बड़े केसों का खुलासा कर दिया गया है। अब पूज्य महाराज जी अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे और इतने मतलब सबके प्रिय मतलब संत थे। मैं भी उनको बहुत बार प्रणाम करके आशीर्वाद लिया हूँ। मुझे भी इस बात की बहुत पीड़ा है। तो जांच पुलिस कर रही है, लेकिन विपक्ष नहीं, विपक्ष को मैं समझता हूँ पूज्य महाराज जी की इस प्रकार से मौत को लेकर के राजनीति नहीं करनी चाहिए। जिस वीडियो के बारे में लगातार बात कही जा रही है उस वीडियो की हकीकत अभी सामने नहीं आ पाई है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इसी वीडियो की वजह से महंत नरेंद्र गिरी इतने ज्यादा चिंतित थे कि उन्होंने खुदकुशी कर ली? नरेंद्र गिरी ने अपने सुसाइड नोट में बार बार लिखा है कि उनको बदनाम करने की साजिश हो रही है और इसके लिए एक वीडियो का इस्तेमाल किया जा सकता है जिसमें एक लड़की भी है। इसलिए यह बड़ा सवाल है कि महंत नरेंद्र गिरी जैसे कद के साधु को क्या कोई ब्लैकमेल कर सकता है या कोई माफिया कैसे डरा धमका सकता है? आखिर वीडियो में ऐसा क्या है जिसने महंत नरेंद्र गिरी को परेशान कर दिया था? मैं वीडियो देखना चाहूंगा ना। मैं निरंजनी का आचार्य हूँ, निरंजनी अखाड़े का आचार्य हूँ। जिस अखाड़े के वो श्री महंत थे, मैं उस अखाड़े का आचार्य हूँ। तो मैं देखना चाहूंगा उस वीडियो को भी और दूसरा ये भी देखना चाहूंगा कि उस सुसाइड नोट और उनके पूर्व पहले के लिखे हुए कुछ पेज दोनों को मिलाया जाए। वो वीडियो फेक तो नहीं है, ठीक है क्या है, उसके बाद ही कुछ बता पाएंगे। इन तमाम बातों को देखें तो आनंद गिरी की जहनियत, उसकी संगत और उसकी गतिविधियों को समझना पड़ेगा। खासकर उसकी कुछ बातें, विदेश दौरे, जैसे ऑस्ट्रेलिया में आनंद गिरी ने क्या किया था, उसको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आनंद गिरी का ऑस्ट्रेलिया कांड काफी मशहूर हुआ था। दरअसल योग सिखाने के लिए आनंद गिरी का कई बार विदेश जाना हुआ। 2019 में वो ऑस्ट्रेलिया गया, जहां उस पर 2 महिलाओं ने छेड़खानी का मुकदमा दर्ज किया था, जिसमें वो जेल भी गया और फिर महंत नरेंद्र गिरी की मदद से जेल से आजादी भी मिली। आनंद गिरी की फेसबुक पोस्ट भी काफी चर्चा में रही। बड़े बड़े नेताओं के साथ वीडियो और तस्वीरें। इनसे जाहिर है कि आनंद गिरी संतों और साधुओं की वो जिंदगी जीने में यकीन नहीं रखता है जिसके लिए वो जाने जाते हैं। इससे सवाल उठते हैं कि क्या आनंद गिरी मठों और अखाड़ों की पावर पॉलिटिक्स में शामिल हो गया था? क्या वो मंदिर का चंदा अपनी अय्याशी में उड़ाना चाहता था? क्या उसकी अखाड़े और मंदिर की प्रॉपर्टी पर नजर थी? हालांकि मई 2021 में अपने गुरु से विवाद होने के बाद आनंद गिरी ने आरोप लगाया था कि नरेंद्र गिरी ने अपने रिश्तेदारों, सुरक्षा कर्मियों और प्रिय शिष्यों के नाम से करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी है। प्रयागराज में ही निरंजनी अखाड़े और हनुमान मंदिर से जुड़ी हुई प्रॉपर्टी का मसला उस वक्त बहुत जबरदस्त तरीके से उछला था जब महंत नरेंद्र गिरी के ही शिष्य रहे आशीष गिरी ने खुद को गोली मार के आत्महत्या कर ली थी। यह घटना 17 नवंबर 2019 की है। 41 साल के आशीष गिरी का शव उसके कमरे में मिला था। इसलिए सवाल यह भी उठता है कि क्या उस घटना को लेकर आनंद गिरी का कोई लिंक था? फिलहाल जो SIT की जांच चल रही है उसमें आनंद गिरी के अलावा 2 और लोगों का नाम सामने आया है जो महंत नरेंद्र गिरी के बेहद करीब लोगों में से एक हुआ करते थे।
जो सुसाइड नोट मिला है उसमें महंत नरेंद्र गिरी के शिष्य आनंद गिरी का नाम है। प्रयागराज में लेटे हनुमान मंदिर के मुख्य पुजारी आद्या तिवारी और उनके बेटे संदीप तिवारी का नाम है। इस वक्त बहुत जरूरी है कि इस केस को सिलसिलेवार तरीके से क्रैक करने के लिए साइंटिफिक जांच हो, साइकोलॉजिकल पहलुओं को समझा जाए और फॉरेंसिक जांच तो बहुत जरूरी है। अभी पुलिस बाघंबरी मठ की सीसीटीवी फुटेज का एक एक मिनट चेक कर रही है। जो लोग महंत नरेंद्र गिरी से पिछले कुछ दिनों में मिले उनको भी देखा जा रहा है। महंत नरेंद्र गिरी की सीडीआर यानी कॉल डिटेल भी निकाली जा रही है और उन लोगों की लिस्ट तैयार हो रही है जिनसे नरेंद्र गिरी ने फोन पर बात की थी। निरंजनी अखाड़े ने महंत नरेंद्र गिरी के सुसाइड लेटर को फर्जी बता दिया है और सीबीआई जांच की मांग की है। इसके मायने ये हैं कि अखाड़ा खुद मानता है कि यूपी पुलिस या एसआईटी जांच में कुछ निकल कर सामने आएगा। इसलिए ये मामला अभी कितनी जल्दी क्रैक होगा, सबकी नजर बनी रहेगी। और आज कैसे 1971 के युद्ध की यादें ताजा हो गईं, जीत के नायकों को हवा में कैसे दी गई श्रद्धांजलि, गौरव और शौर्य की अद्भुत तस्वीरें 5 मिनट के एक छोटे से ब्रेक के बाद।